हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेनेटिक्स का इनहेरिटेंस हमारा बाकी था। एक चैप्टर एक वीडियो के अंदर उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। दो पार्ट इस वीडियो की आज के हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको जाकर आप देख ले। काफी लेंथी चैप्टर है। बोर्ड के रिगार्डिंग कुछ भी इसमें मिस नहीं होने वाला आपका। 100 आउट ऑफ 100 इस चैप्टर से आपके आ जाएंगे। एक भी कंसेप्ट हमने इसमें छोड़ा नहीं है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा बचता है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा था हमारा। हमने डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए जेनेटिकल मटेरियल, उसकी रिसर्च हमने पढ़ ली थी। जेनेटिकल क्राइटेरिया क्या है जेनेटिकल मटेरियल का, वो भी हम पढ़ चुके हैं। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन भी हम पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमारा यही था कि हमने ट्रांसलेशन कंप्लीट किया था। ट्रांसलेशन के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट जो कंसेप्ट इसमें वो है लैक ओप्रोन का। लैक ओप्रोन कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। पेपर के रिगार्ड्स में इससे क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में हर बार इससे कहीं ना कहीं कोई एमसीक्यू उठा लेता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स 3 मार्क्स में इसको जरूर डाल देता है। तो लैक ओप्रोन का कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लैक ओप्रोन का जो कंसेप्ट है वो ई कोलाई के ऊपर है। स्टीरियो कोलाई, स्टीरियो कोलाई के ऊपर है। इसमें बताया क्या गया है, ये कंसेप्ट ये बताता है ओप्रोन जो सिस्टम है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सारी के सारी जीन है ना, वो एक्टिव नहीं होती है। जैसा कि आप सभी को पता है 98% हमारा जो डीएनए है, जो डीएनए का कंटेंट है वो जंक डीएनए माना जाता है। 2% ही हमारा डीएनए कौन सा है, एक्टिव है, या फिर जेनेटिकल मटेरियल है जिसमें जीन होती हैं, जो स्ट्रक्चरल है, जिसे स्ट्रक्चर बनती है हमारी। 98% जो है उसके अंदर कोई जीन नहीं है, मतलब वो जंक डीएनए है, उससे हमारी स्ट्रक्चर नहीं बनती। अब जो ये 2% बचा हुआ है ना, ये भी हर सेल के अंदर एक्टिव नहीं होता। अब 2% कंटेंट ये मत मान लेना बेटा बहुत छोटा डीएनए का पार्ट होगा कोई। अगर हम देखें हमारा डीएनए जो 100% है, वो उसमें न्यूक्लियोटाइड का अमाउंट अगर हम देखें कितना था, 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। तो इतना बड़ा कंटेंट है हमारा डीएनए का। और इसका 2% जो है ना वो जीन भी है, लगभग 10⁻⁶ के आसपास हमारा फिर भी बचता है जो जेनेटिकल मटेरियल है। अब इसके अंदर सभी जीन जो है ना वो एक्टिव नहीं होती, कुछ ना कुछ जीन रेगुलेट हो जाती हैं। जिसका हमारी बॉडी में फंक्शन नहीं होता वो जीन रेगुलेट हो जाती है। रेगुलेट होने का मतलब क्या है, उससे प्रोटीन नहीं बनता, उसके एमआरएनए नहीं बनते। तो रेगुलेशन जो है, लैक ओप्रोन का रेगुलेशन दे रखा है इसके अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जीन रेगुलेशन कहाँ कहाँ हो सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि जीन रेगुलेट कहाँ हो सकती है, किस स्टेप पर जीन को रेगुलेट किया जा सकता है। तो पहले लैक ओप्रोन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब लैक ओप्रोन क्या है, जैसे एक स्टीरियो कोलाई को हमने ले लिया, ई कोलाई। अब इसके पास इसका जेनेटिकल मटेरियल है जिससे क्या है एमआरएनए बनता होगा, या फिर आरआरएनए या आरएनए लिख लेते हैं हम सिंपल। आरएनए, आरएनए से फिर क्या है प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन या एंजाइम, ये चीजें बनती हैं। अब जैसे ही इसको सराउंडिंग से ग्लूकोज मिलता है ना, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम ये प्रोड्यूस कर देता है, ग्लूकोज डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे एमिलेज हमारे अंदर पाया जाता है, वैसे ही हम लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वह ना ही हम सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते, क्योंकि इसकी एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं है। लेकिन ई कोलाई के साथ में क्या होता है, जैसे इसको लैक्टोज मिलता है ना, तो लैक्टोज के डाइजेस्टिव एंजाइम भी ये क्रिएट कर लेता है। लैक्टोज के डाइजेस्टिव एंजाइम भी इसकी जीन से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एंजाइम किससे बने होते हैं, मैक्सिमम एंजाइम्स किससे, प्रोटीन से ही तो बनते हैं। प्रोटीन आरएनए से बनता है, आरएनए हमारे जेनेटिकल मटेरियल डीएनए से बनेगा। तो इसमें जो लैक्टोज है ना, अगर इसको लैक्टोज मिल रहा है तो इसके एंजाइम ये प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे ही इन्वायरमेंट के अंदर से लैक्टोज मिलना बंद हो गया तो ये क्या है, इसके एंजाइम क्रिएट करना ही बंद कर देगा। वैसे ही सेम ग्लूकोज के साथ, इसका मतलब लैक्टोज के एंजाइम ये तभी प्रोड्यूस करेगा जब इसको लैक्टोज मिलेगा। अदरवाइज क्या है, वो लैक्टोज का जीन रेगुलेट हो जाता है। अब इसके दो केसेस बनते हैं, प्रेजेंस में और इसके अब्सेंस में। पहला क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ लैक्टोज, अगर लैक्टोज नहीं है तो ये क्या स्विच स्विच ऑफ कंडीशन होगी इसके लिए। स्विच ऑफ कंडीशन कैसे, कि लैक्टोज डाइजेस्टिव एंजाइम रोक देगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती इसके अंदर। अब जो इसकी जो जीन है ना जिससे लैक्टोज डाइजेस्टिव एंजाइम बनता है,
उस एक जीन से, अब ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चरल जीन है ये इसकी क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन में आपने पता है स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर एंड वाले पॉइंट पर क्या मिलता है, यहाँ पर प्रोमोटर मिलता है और लास्ट में टर्मिनेटर टर्मिनेटर मिलेगा। आपको पता है जो डीएनए का कंटेंट जो जीन उससे आरएनए जब बनाया जाता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, तो उसकी सीक्वेंस आपने पढ़ी थी। प्रोमोटर के ऊपर कौन सा लगा होता है, सिग्मा फैक्टर, और जो टर्मिनेटर है वहां पर क्या लगा होता है, रो फैक्टर लगा हुआ होता है। वहां पर क्या लगा होता है, रो फैक्टर। तो प्रमोटर क्या बताता है कि यहाँ से जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, और रो फैक्टर क्या बताता है यहाँ तक जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो प्रोमोटर से टर्मिनेटर के बीच की जो स्ट्रक्चरल जीन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिस टेम्पलेट का, डीएनए के दो टेम्पलेट होते हैं ना, डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन करना तो ये क्या है, टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगी और ये कोडिंग स्टैंड। तो इस कोडिंग स्टैंड के ऊपर क्या लगे होते हैं, प्रोमोटर और टर्मिनेटर। यहाँ पर क्या है, रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर मिलेंगे इसको। अब इस प्रोमोटर के बाद ना, इस प्रोमोटर से यहाँ पर एक और चीज मिलती है, इस प्रोमोटर के बाद में एक और मेन कंटेंट पाया जाता है। इस प्रोमोटर के जस्ट बाद में यहाँ पर मिलता है ऑपरेटर। ऑपरेटर, अब ये ऑपरेटर क्या करेगा, जैसे ही जो सिग्मा फैक्टर है उसके साथ पोलीमरेज एंजाइम, पोलीमरेज सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके बाद ऑपरेटर से जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। अब इस ऑपरेटर के ऊपर अगर कोई चीज लगी हुई है, प्रेशर लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई प्रेशर लगा हुआ है, तो जो पोलीमरेज एंजाइम है वो इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, और अगर इसके ऊपर ये नहीं लगा हुआ है तो इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। अब ऐसा ही कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे लैक ऑफ प्रोन में, जब लैक्टोज अब्सेंट होता है ना इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में, उसको न्यूट्रिशन में सबस्ट्रेट के रूप में क्या नहीं मिलता, जब उसको लैक्टोज नहीं मिलता, तो लैक्टोज के अब्सेंस की कंडीशन में क्या है, यहाँ पर क्या है, ये प्रोमोटर है, प्रोमोटर, और यहाँ से क्या है, ये जीन बनाएगा। अब प्रोमोटर के बाद यहाँ पर इसका टर्मिनेटर है। सभी जीन के पहले एक रेगुलेटरी जीन होती है। देखो हमारी जीन दो तरह की होगी, एक तो फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक रेगुलेटरी जीन। तो ये क्या है, रेगुलेटरी जीन है ये। तो जितनी भी जीन मिलेगी उसके पहले क्या है, रेगुलेटरी जीन मिलेगी, और उसके जस्ट बाद में क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, जिसके बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं। स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन से क्या है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होगी किससे, स्ट्रक्चरल जीन से। इससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनते हैं, आरएनए बनते हैं पहले, और आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनता है। तो ये चीजें होती है स्ट्रक्चरल जीन से। और रेगुलेटरी जीन क्या है, ये एक्सप्रेसर बनाती है। रेगुलेटरी जीन क्या करती है, अब इस रेगुलेटरी जीन से क्या है, इससे एक आरएनए बनेगा और उस आरएनए से एक प्रोटीन बनता है। इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेसर। ये रिप्रेसर क्या करता है, ये जीन को रेगुलेट करने का काम करता है। ये हमेशा 100% एक्टिव होती है। जितनी भी रेगुलेटरी जीन है ना 100% एक्टिव मिलती है सभी के अंदर। हमारी बॉडी में अगर 30,000 जीन है तो 30,000 जो रिप्रेसर है, 30,000 रेगुलेटरी जीन एक्टिव रहेंगी। ये क्या है, ये रेगुलेट हो सकती हैं, इनको क्या कोई रेगुलेट नहीं कर सकता, ये हमेशा एक्टिव रहती हैं। इनसे प्रोटीन बनेगा ही बनेगा। अब इसने क्या किया, इसने रिप्रेसर बना दिया। इसने क्या किया, रिप्रेसर बना दिया रेगुलेटरी जीन ने, इसको रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट करने का मतलब है इससे आरएनए ना बढ़े। तो ये रिप्रेसर क्या करेगा, ये रिप्रेसर जाएगा यहाँ पर जाकर, यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है ना, देखो अब ये प्रमोटर है, प्रमोटर है लैक्टोज डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने के लिए, और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर टर्मिनेटर लगा हुआ होगा। तो ये तीन जो है ना आरएनए इस एक जीन से बनते हैं। कौन से, लैक्टोज ZY और A। अब इसके ऊपर ये क्या हुआ, लैक्टोज तो है नहीं, लैक्टोज क्या है, अब्सेंट है, और लैक्टोज की अब्सेंस के अंदर क्या है, रेगुलेटरी जीन से रिप्रेसर बनेगा, और रिप्रेसर क्या करेगा, ऑपरेटर के ऊपर जाकर लग जाएगा। यहाँ पर क्या किया इसने, ऑपरेटर के ऊपर जाकर बाइंड अप कर गया। अब ऑपरेटर के ऊपर लग गया ना, तो जो ऑपरेटर है, जो ओप्रोन्स है, लैक ओप्रोन्स, उसको रिप्रेस कर दिया। अब इससे क्या है, लैक्टोज डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनेंगे। जैसे ही यहाँ पर सिग्मा फैक्टर के साथ में जो पोलीमरेज एंजाइम आएगा ना, आरएनए पोलीमरेज, अब वो यहाँ तक आएगा, उसके बाद आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इसने क्या है, इसने जीन को रेगुलेट कर दिया रिप्रेसर ने। तो ये होता है लैक ओप्रोन।
कि उसने क्या जीन को रेगुलेट कर देता हो वो। और जैसे ही ऑपरेटर के ऊपर प्रेशर लगेगा तो जो सिग्मा और पोलीमरेज एंजाइम जो आरएनए पोलीमरेज वो इसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, इसको बोलते हैं जीन रेगुलेशन। इसके बाद दूसरी जो कंडीशन है इसके अंदर, इसमें प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। अगर लैक्टोज प्रेजेंस है इन्वायरमेंट में तो फिर क्या होगा, लैक्टोज अगर प्रेजेंस है ना, अब फिर इसमें यही है कि जो लैक्टोज डाइजेस्टिव एंजाइम था, वो जो लैक्टोज की जो जीन थी उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी जीन क्या करेगी, रेगुलेटरी जीन अब फिर यही बना देगी क्या, रिप्रेसर। रेगुलेटरी जीन ने क्या कर दिया, रिप्रेसर बना दिया। लेकिन इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंस है, लैक्टोज है। लैक्टोज खुद क्या करता है, जो रिप्रेसर होता है ना उसको क्या कर देता है, ये इनएक्टिव कर देता है। रिप्रेसर को इनएक्टिव करने के लिए क्या है, सप्रेसर की जरूरत पड़ती है। अब सप्रेसर कौन है, खुद लैक्टोज ही क्या है। जैसे ही सराउंडिंग में लैक्टोज मिला, ई कोलाई के अंदर लैक्टोज पहुंच जाएगा और लैक्टोज क्या करेगा, जो ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर है ना, जो रिप्रेसर था, इस रिप्रेसर के ऊपर जाकर बाइंड अप कर लेगा। इस रिप्रेसर के ऊपर जाकर इसने क्या है, बाइंड अप कर लिया, और इसके ऊपर यहाँ पर जाकर इस तरह से इसको इसकी शेप चेंज कर देता है। अब रिप्रेसर की शेप चेंज होने की वजह से रिप्रेसर यहाँ पर नहीं जा पाएगा, यहाँ पर बाइंड अप नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी क्या स्ट्रक्चर चेंज कर दी किसने, रिप्रेसर ने। रिप्रेसर इनएक्टिव कर दिया, स्प्रेस कर दिया इसको प्रेशर ने। तो अब ये यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगा। और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो ये जीन बना देगा, कौन कौन सी, लैक्टोज जेड वाई और ए, जिनसे क्या बनती है, तीन आरएनए बनते हैं, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांस एसिटाइलेज। तो तीन तरह के प्रोटीन इसे प्रोड्यूस होते हैं, तीनों के फंक्शन भी पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जो लैक्टोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये क्या करेगा, जो लैक्टोज सराउंडिंग से मिलती है उसका डाइजेशन करता है, डाइजेशन में हेल्प करेगा। परमीज ये परमिशन देता है, परमिशन किस चीज को देगा, लैक्टोज को परमिशन देता है कि वो बॉडी के अंदर आज के। ट्रांस एसिटाइलेशन भी क्या है, ट्रांस एसिटाइलेज भी क्या करता है, डाइजेशन में ही हेल्प करता है। तो ये तीन तरह की क्या बनते हैं, इससे आरएनए बनते हैं। जब इन्वायरमेंट में लैक्टोज प्रेजेंस था तो उसने क्या किया, जो ये इंड्यूसर था ना, इसको, इस रिप्रेसर को इंड्यूस्ड कर दिया। ये जो रिप्रेसर था ये यहाँ पर आकर लग जाता, तो फिर ये आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता और ये तीनों जीन नहीं बनती, तीन तरह के आरएनए नहीं बनते। अब ये तीन तरह के आरएनए बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे ही लैक्टोज एनवायरमेंट में मिली तो वो क्या करेगा, इंड्यूस्ड कर देगा इस रिप्रेसर को, यहाँ पर बाइंड अप करके, और फिर जीन रेगुलेट हो जाती है। तो इस तरह से काम करता है ये लैक्टोज लैक ओप्रोन। अब खुद लैक ओप्रोन ही क्या है, ई कोलाई के लिए इंड्यूसर का काम करा। जैसे ही यहाँ पर ये जीन इसको रेगुलेट कर रखा है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, प्रेशर लग जाता है, यहाँ पर प्रेशर लग जाता है। ये प्रमोटर है, यहाँ पर टर्मिनेटर है, और ये ऑपरेटर के ऊपर क्या लगा हुआ है, प्रेशर लगा हुआ है। अब ई कोलाई के अंदर ना कुछ हल्के फुल्के अमाउंट में लैक्टोज अंदर जाता रहता है। लैक्टोज जो है इसको अंदर जाने के लिए परमिशन की जरूरत होती है, परमीज वो परमिशन देगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो लैक्टोज है ना, कुछ परसेंट अगर इन्वायरमेंट में है तो उसको ई कोलाई इनहेल कर सकती है। तो जैसे ही लैक्टोज अंदर पहुंचेगा, लैक्टोज क्या कर देगा, इसको प्रेस, इसको क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा, इसको यहाँ पर जाने नहीं देगा प्रेशर को। इसको इंड्यूस्ड कर दिया इसने, और इंड्यूस्ड होने की वजह से अब ये यहाँ से हट जाएगा। अब अगर ये यहाँ से हट गया, इसके हटने के बाद क्या है, जीन रेगुलेशन नहीं रहा। अब इसके ऊपर जीन रेगुलेशन तो रहा नहीं, और इसका क्या बना देंगे, आरएनए बना दिया जाएगा, किसकी हेल्प से, आरएनए पॉलीमरेज। तो लैक्टोज खुद ही क्या है, एक इंड्यूसर का काम करता है, खुद क्या करता है लैक्टोज, इसमें इंड्यूसर का काम करता है। तो ये कंसेप्ट था हमारा लैक्टोप्रोन का। लैक्टोप्रोन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पूरा का पूरा इसको एक्सप्लेन करना भी आ सकता है कि अगर ये प्रेजेंस है, लैक्टोज जो है इन्वायरमेंट में अब्सेंट है, तो क्या होगा, जीन रेगुलेट हो जाती है रिप्रेसर की वजह से। और अगर प्रेजेंट है तो ये खुद इंड्यूसर का काम करता है, लैक्टोज किस पर चिपक जाएगा, जो प्रेशर था उसके ऊपर, और प्रेशर फिर यहाँ प्रमोट ऑपरेटर के ऊपर नहीं लग पाता, जिससे जीन रेगुलेट नहीं होगी, और तीन जीन बढ़ती है, तीन आरएनए बनती है एक जीन से, कौन कौन सी, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांस एसिटाइलेज। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसको HGP बोलते हैं। HGP क्या है? एक मेगा प्रोजेक्ट था। HGP क्या था? एक मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया इसको? इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया। मेगा प्रोजेक्ट इसको इसलिए बोला गया था, पहले मैं ये बता देता हूँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारे अंदर जो जीनोम है ना, जेनेटिकल मटेरियल है, उसकी सीक्वेंस को रीड किया गया था। जो हमारे डीएनए की सीक्वेंस है ना, जो डीएनए की सीक्वेंस है उसको रीड किया गया था, उसको स्टडी किया गया था। और स्टडी कैसे? पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा का पूरा हमारे अंदर जो जेनेटिकल मटेरियल, कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 पेयर। 23 पेयर। तो इन 23 क्रोमोसोम्स को, पहला क्रोमोसोम लिया, उसको पूरा स्टडी किया कि उसके अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किससे जीन बनती है, और कौन सा जंक डीएनए है, कौन सा रेगुलेट हुआ है और कौन सा रेगुलेट नहीं हुआ, किससे क्या चीज बनती है। कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस को रीड करना ही क्या था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, एक मेगा प्रोजेक्ट था। और पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर जो है ना, टाइम बहुत लगा था। इसको स्टार्ट कब किया गया था? इसका जो स्टार्ट किया गया था 1990 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। 1990 में मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। और कंप्लीट कब तक करना था इसको? 2003 तक इसको कंप्लीट करना था, यानी कि 13 साल का ये मेगा प्रोजेक्ट था। लेकिन ऐसा कंप्लीट नहीं हुआ था। इसके अंदर जो फर्स्ट क्रोमोसोम है ना, फर्स्ट क्रोमोसोम, उसको छोड़ के 22 क्रोमोसोम कंप्लीट हो चुके थे। सेकंड से लेकर लास्ट तक जो है ना क्रोमोसोम स्टडी हो चुके थे। कब? 2003 में। लेकिन इसको कंप्लीट पूरा कब तक किया गया? 2006 तक ये कंप्लीट हुआ था। तो इसको कितने साल लगे? 16 ईयर। इसीलिए ये मेगा प्रोजेक्ट है। 13 साल 16 साल जो है ना इसको कंप्लीट, इसके सीक्वेंस को रीड करने में लगा था टाइम। इसलिए क्या है, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। दूसरा पॉइंट, और क्यों है ये मेगा प्रोजेक्ट? एक तो टाइम, 2000 ओ सॉरी 1990 में स्टार्ट करके 2006 के अंदर इसको कंप्लीट किया गया, इसलिए क्या है ये मेगा प्रोजेक्ट है। और क्यों है ये मेगा प्रोजेक्ट? इसके ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुई थी, एक्सपेंडिचर जो है ना इसका बहुत ज्यादा था, एक्सपेंसिव था ये मेगा प्रोजेक्ट। कितना एक्सपेंसिव था? न्यूक्लियोटाइड टोटल कितने हैं? 3.6 इंटू 10⁻⁹ बेसिस है, नाइट्रोजन बेस है। इतने न्यूक्लियोटाइड है इसके अंदर, 6.6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड को स्टडी करने के लिए ना कितना खर्चा हुआ था? $3 का। एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर जो खर्चा था वो कितना था? $3 का खर्चा था। अब $3 एक न्यूक्लियोटाइड पे था, हमारे पास क्या है? 6.6 बिलियन इंटू 3, तो $18 बिलियन के आसपास इस पर खर्चा हो गया था। $18 बिलियन है बेटा, रुपीज में नहीं है ये। $18 बिलियन इसके ऊपर क्या हुआ था? खर्चा हुआ था। एस्टिमेटेड है लगभग इतना खर्चा इसके ऊपर हुआ था एक बेस को स्टडी करने के लिए, $3 के आसपास। इसलिए क्या है, ये मेगा प्रोजेक्ट है। और भी पूछा जाता है कि मेगा प्रोजेक्ट और क्यों है? इसके अंदर बहुत सारी कंट्री इन्वॉल्व थी, काफी सारी इसके अंदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इन्वॉल्व थे, काफी सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व थे। मेन जो था, एक तो यूके का वेलकम ट्रस्ट था इसके अंदर, वेलकम ट्रस्ट, यूके का वेलकम ट्रस्ट था। और कौन था इसके अंदर? यूएस का एनर्जी डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट है यूएस का। और कौन इन्वॉल्व था इसके अंदर? यूएस का जो हेल्थ डिपार्टमेंट था वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व था। इसके अलावा जापान, जर्मनी जैसे देश भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, इंडिया नहीं था बेटा। तो ये इसलिए मेगा प्रोजेक्ट था कि इसके अंदर काफी सारे कंट्री इन्वॉल्व थी, खर्चा भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा हुआ था, और साथ में इसको टाइम भी बहुत ज्यादा लगा था। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज ए मेगा प्रोजेक्ट। अब इसके गोल्स क्या क्या थे, इसके एम्स क्या क्या थे? एम बोले या फिर गोल बोले, पेपर में डायरेक्ट पूछता बेटा। देखो पहली चीज तो क्या है, मेगा प्रोजेक्ट क्यों था, ये अलग चीज है। फिर इसके गोल क्या थे? गोल क्या होते हैं? किसी भी काम को पूरा करने
से पहले उसके बारे में जो हमने गोल रखे हो, उसको कंप्लीट पूरा होने से पहले इसके बारे में जो गोल रखे जाते हैं, सोचा जाता है कि हम इसको क्यों कर रहे हैं। जो ये वुमेन जीनोम प्रोजेक्ट है, एक मेगा प्रोजेक्ट है, इतना कॉस्टली भी है, इतना टाइम भी लगेगा, ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो वो गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं। फिर दूसरी चीज आती है फीचर। वुमेन जीनोम प्रोजेक्ट के फीचर क्या है, आप गलती ये मत कर देना फीचर में कहीं इसके गोल्स लिख कर आ जाओ। फीचर क्या है, कंप्लीट होने के बाद हमने क्या क्या मिला, आउटकम क्या हो, फीचर्स उसके सैलिएंट फीचर्स। और गोल्स क्या है, हमने टारगेट क्या रखा था, तो टारगेट एम्स में या गोल्स में आता है, और अचीव क्या किया वो उसके फीचर्स हैं। तो दो अलग अलग चीजें हैं। तीसरा मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला, तो इसके क्या क्या गोल्स थे, तो आइडेंटिफाई द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। 20 से 25,000 जीन है, उनको स्टडी करना था। उनको क्या करना था, उन जीन को आइडेंटिफाई करना था, ढूंढना था कि कौन से डीएनए, कौन से क्रोमोसोम के ऊपर, कौन सी जगह पर कौन सी जीन है, उसका क्या काम है। दूसरा क्या काम था, टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स इन ह्यूमंस। तो 3 बिलियन बेस पेयर जो थे उनको स्टडी करना था हमने कि उनमें उनसे उनकी सीक्वेंस क्या क्या है, कि पहले एडेनिन उसके बाद थायमिन है या फिर उसके बाद ग्वानिन है। स्टार्टिंग से लेकर 8 तक 3.3 बिलियन बेस पेयर्स को हमने स्टडी करना था। ये भी हमारा गोल था, ये भी हमारा एम था। नेक्स्ट क्या, टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। ये एक काफी इंपॉर्टेंट जो है ना, इसमें एम था कि इतना बड़ा डाटा हम स्टोर कैसे करें। तो एक डाटाबेस तैयार भी करना था हमने कि 3.3 बिलियन बेस पेयर्स को स्टडी करने के लिए एक काफी बड़ा डाटाबेस की जरूरत होगी। अगर इसकी बात करें हम, इसको अगर वुमेन जीनोम प्रोजेक्ट जो डाटा था, इसके जो साइंटिस्ट थे, इस प्रोजेक्ट को जो कंप्लीट करने वाले थे, इसके जो हेड थे, उन्होंने बोला था कि अगर एक पेज के ऊपर मैं 100 वर्ड्स लिखता हूं, एक पेज के ऊपर अगर 1,000 वर्ड्स है, अगर एक पेज के ऊपर 1,000 वर्ड्स मैं लिखता हूं, और ऐसे ऐसे पेजेस मेरे पास कितने हों, 1,000, ऐसे ऐसे पेज कितने, 1,000 ही पेज हों, इससे क्या बनेगी, एक बुक बना लो। एक पेज जिसके ऊपर 1,000 वर्ड्स हैं, और ऐसे ऐसे पेजेस की 1,000 पेजेस की एक बुक, और ऐसी ऐसी कितनी बुक्स कंप्लीट हो सकती हैं, लगभग 1,300 बुक जो है ना इसमें भरी जा सकती है। इतना बड़ा डाटा है। तो डाटा कितना है, एक पेज के ऊपर अगर 1,000 वर्ड है, और ऐसे ऐसे 1,000 पेज है एक बुक के अंदर, ऐसी ऐसी 1,300 बुक लिखी जा सकती है। इतना बड़ा ये डाटा था। ये डाटा भी आपको याद रखना है कि इतना बड़ा डाटा था ये। इसको स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन बेस तैयार करना था, डाटाबेस। नेक्स्ट क्या गोल था हमारा, टू इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालाइज। अभी इतना बड़ा डाटा है, इसको स्टडी भी तो करना है ना। अभी इतना बड़ा डाटा है, उसको एकदम से कैसे स्टडी करोगे कि इस नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर इस नंबर वाले जीन से क्या बनता है। तो उसको एनालाइज करने की पावर, उसको एनालाइज करने की सीक्वेंस, उसको एनालाइज कैसे किया जा सकता है, उसको भी इंप्रूव करना था। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उनको इंप्रूव करने का भी काम था। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट था इसके अंदर, एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू दैट अराइज फ्रॉम जीनोम रिसर्च। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट था कि बहुत सारे ऐसे बीच के में ऐसे ऐसे इश्यू अराइज होते थे जिसमें एथिकल है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म पर क्यों स्टडी करें, हम भगवान की बनाई हुई चीज को हम ऐसे कैसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी भी चीज को ढूंढना ही क्यों है। हमारा जीएनए जीनोम जो है, डीएनए जो है भगवान ने बनाया अगर है तो ठीक है, जैसा भी है उसको क्यों स्टडी करना है, क्यों बिना बात हमने इतना सारा खर्चा इसके ऊपर करना है। इन सभी चीजों से ओवरकम भी करना था कि ये इंपॉर्टेंट है। इससे जेनेटिकल डिजीज दूर की जा सकती हैं, इससे बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट मिलेगा, डेवलपमेंट का एक मेन हिस्सा है ये। और लीगल और सोशल इशू भी थे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्यों सता रहे हैं हम इस डाटाबेस के ऊपर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना सारा एक्सपेंडिचर इसके ऊपर कर रहे हैं, कहीं और हम गरीबी नहीं मिटा सकते हैं, ये नहीं कर सकते, हम सभी को घर फूड प्रोवाइड करा सकते हैं। ये सारी चीजें भी थी, इनसे भी ओवरकम करना था। लीगल इशू भी थे कि ये लीगल है या नहीं, ऐसी चीजों को लीगलाइज भी करना था। तो बहुत सारे काम थे इसके अंदर। ये मेन इंपॉर्टेंट इसके क्या है, गोल्स हैं जो वुमेन जीनोम प्रोजेक्ट में रखे गए थे। अब इसको स्टडी करने के लिए
मेथडोलॉजी कौन कौन सी यूज की गई थी, कौन कौन से मेथड इसके अंदर यूज हुई, मेथड्स कौन कौन से हैं? दो इंपॉर्टेंट मेथड है इसको स्टडी करने के। अब एक बार मैं वैसे बता देता हूं आपको। जैसे मान लिया हमारे पास ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है। इस डीएनए के अंदर मानकर चलते हैं हम, कुछ पार्ट इसके क्या है, जीन है। अभी हम पढ़ के आए थे, मान लो ये एक जीन है, ये यहाँ पर एक जीन है, बस ये इतना ही मान लेते हैं कि हम अब इस डीएनए के सीक्वेंस को स्टडी करना है। तो दो तरीके थे हमारे सामने, एक तो इसको यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट स्टडी करें हम, इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन पहला मेथड क्या था, सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में क्या है, कंप्लीट इसको सीक्वेंस वाइज स्टडी कर सकते हैं हम शुरू से लेकर लास्ट तक। इसके अंदर हमारा जंक डीएनए भी आता है, हमारा एक्सप्रेस्ड डीएनए भी आता है जिससे जीन बनती है। तो दूसरा तरीका क्या था, सिर्फ उस पार्ट को हम स्टडी कर सकते हैं जो एक्सप्रेस होता है, जिससे जीन बनती है, जीन जिससे बनती है ना उसको स्टडी करें हम, जो एक्सप्रेस होता है जिससे ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो दूसरा क्या होगा, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, EST, सीक्वेंस एनोटेशन। तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस को स्टडी करें तो दो तरीके थे हमारे पास, एक कंप्लीट डीएनए स्टडी कर सकते हैं जिसमें सीक्वेंस एनोटेशन आता है, और दूसरा क्या था, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, इसको इस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। तो हमने जो स्टडी किया जिस मेथड से, वो ये था सीक्वेंस एनोटेशन से, कि कभी भी हो सकता है ये जो जंक डीएनए, आज हम इसके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं कि जो एक्सप्रेस्ड है वो 2% है, 98 जंक क्यों है, इसका कोई तो काम होगा, कोई तो फंक्शन होगा। कल आगे चल के कुछ और चीज इसमें डिस्कवर हो सकती है, फिर हमने इसकी सीक्वेंस को स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए एक बार में कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं इसको, एक्सप्रेस को ही क्यों स्टडी करें। तो हमने सीक्वेंस एनोटेशन से इसको स्टडी किया है। अब इसके फीचर्स क्या क्या थी, गोल्स क्या क्या मिली, कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें मिली। सैलिएंट फीचर्स बोला जाता है कि जो चीजें हमने लास्ट में इसको कंप्लीट करने के बाद मिली। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड है, 3.164 इंटू 7 बिलियन बेस पेयर। तो इतने क्या मिले हमने इसके अंदर, इतने मिलियन बेस पेयर मिले, यानी कि 3 बिलियन बेस पेयर के आसपास है, 3.1 बिलियन बेस पेयर होगा इसके अंदर, 3167 मिलियन। दूसरी चीज क्या मिली इसके अंदर हमने, एवरेज जीन जो है ना उसके पास कितने बेस पेयर है, 30,000 बेसिस है, बट द साइज वेरीज, साइज अलग अलग है। एक जीन के अंदर अगर हम देखें टोटल जीन कितनी है, न्यूक्लियोटाइड कितने हैं हमारे पास, तो हर जीन के पास लगभग 3000 के आसपास क्या है, बेस पेयर है। ये एवरेज डाटा है, ऐसा नहीं सभी जीन में 3000 ही मिलेंगे, जीन का साइज वेरी करता है, किसी में 3000 से कम भी होंगे, किसी में 3000 से बहुत ज्यादा भी होंगे। नेक्स्ट क्या मिला, द लार्जेस्ट वुमेन नोन जीन। अब 3000 एवरेज था ना, सबसे बड़ी जो जीन मिली उसके अंदर कितने हैं, 2.4 मिलियन बेस पेयर है, 2.4 मिलियन बेस है इसके अंदर। तो ये लार्जेस्ट जीन है 2.4 मिलियन की। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स एस्टिमेटेड 30,000, लगभग 30,000 क्या है हमारी बॉडी में जीन पाई जाती हैं। लेकिन इसका जो एस्टिमेट था ना, प्रीवियस एस्टिमेट, वो 80,000 से 1,40,000 के आसपास था। हमने जो सोचा था ना इस जीनोम प्रोजेक्ट को शुरू करते टाइम कि हमारी बॉडी में कितनी जीन होंगी लगभग, तो 80,000 से 1,40,000 के आसपास, इसके बीच में कहीं हमने जीन मिलेंगी। लेकिन एस्टिमेटेड जीन कितनी मिली हमने, 30,000 जीन ही इसके अंदर पाई गई थी। Almost all 99.9% of nucleotide bases are exactly same in all people। अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट डाटा है, हम बोलते हैं ना डीएनए सभी का अलग है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन का जो डीएनए है वो लगभग सेम होता है, कितने परसेंट, 99.9%। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना सभी ह्यूमंस के अंदर सेम है। अब फिर भी वेरिएशन देखो कितना है, जो इसके अंदर अब बचा है 0.1%। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना ये सभी के अलग अलग है, सभी का फिंगरप्रिंट अलग है, फेस की स्ट्रक्चर अलग है, सभी की जो साउंड है थोड़ा बहुत उसके अंदर वेरिएशन है, सभी के अंदर ये कुछ ना कुछ वेरिएशन किसकी वजह से है, ये 0.1 की वजह से। और ये जरूरी भी है वेरिएशन के लिए, ये नहीं होगा तो फिर वेरिएशन कैसे होगा।
तो वेरिएशन के लिए जरूरी भी है। 99.9% डीएनए सभी का सेम है, लेकिन फिर भी हम क्या है, डीएनए चेक करके बता सकते हैं कि ये किसका डीएनए है, ये किसका डीएनए, ये सेल किसकी है। हमारी फोरेंसिक साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, ये 0.1% के डिफरेंसेस से ही पता लगा लेते हैं। तो 99.9% सभी का डीएनए सेम है। द फंक्शंस आर अननोनली फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। 50% के आसपास ऐसी जीन है जिनका हमें कोई फंक्शन ही नहीं पता। अभी भी 50% जीन ऐसी हैं जिनका फंक्शन हमें आज तक नहीं पता है, ये भी इसके अंदर पता लगा। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोडेड फॉर प्रोटीन। 98% क्या है, हमारा जंक डीएनए है और 2% कोडिंग है। तो 98% जंक डीएनए है और 2% से ही क्या जीन बनती है। ये चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। तो ये इसके अंदर क्या मिला था, और क्या क्या चीजें मिली थी। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज प्रोटीन्स इन ह्यूमन जीनोम। रिपीटेड सीक्वेंस से क्या बनता है, बड़े बड़े प्रोटीन बनते हैं। रिपीटेड सीक्वेंस कैसे होगी, एडेनिन के बाद फिर एडेनिन 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 एडेनिन, थाइमिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ये रिपीटेड सीक्वेंस मिलती है हमारे डीएनए के अंदर काफी सारी। क्रोमोसोम्स फर्स्ट जो है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा जीन है। कितनी जीन है इसके अंदर, 2968 जीन है इसके अंदर, 2968 जीन है। और सबसे छोटा जो क्रोमोसोम है 231 का 231 जीन है वाई क्रोमोसोम के अंदर। सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा, पहला है। जो फर्स्ट क्रोमोसोम है वो लार्जेस्ट है, और जो लास्ट क्रोमोसोम है 23rd, और उसमें भी एक्स और वाई होते हैं ना, वाई की बात करें हम, ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। हमारी बॉडी में कितनी जीन है, 30,000 के आसपास जीन मिली हमने। सबसे ज्यादा 3,000 के आसपास पहले क्रोमोसोम में है, और सबसे कम 231 दूसरे क्रोमोसोम के अंदर है, सॉरी लास्ट वाई क्रोमोसोम के अंदर 23rd। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस, जिसको बोलते हैं एसपीएस, पॉलीमॉर्फिज्म्स हमारे डीएनए के अंदर। कैसे, जैसे एडेनिन 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 ऐसे मिल रहा, मेरे अंदर भी यही है एडेनिन 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 एडेनिन, किसी दूसरे पर्सन के अंदर भी यही है। कहीं ना कहीं इसके बीच में कहा क्या मिलेगा, डिफरेंसेस मिलेगा। जैसे यहाँ पर थाइमिन आ गया, तो ये क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंसेस है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंसेस, पॉलीमॉर्फिज्म्स। तो हमारी बॉडी में इस तरह से रिपीटेड सीक्वेंस के अंदर कहीं कहीं क्या है, मॉर्फिज्म शो करता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म्स। तो ये कितने पॉइंट हैं, लगभग 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशन है जहां पर ये सिंगल इस तरह से डिफरेंसेस पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस एन पी एस, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स, SNIPS। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स टू फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन एंड डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रैकिंग ह्यूमन हिस्ट्री। अब ये सारी की सारी लोकेशंस जो है, इनसे क्या पता चलता है कि क्रोमोसोम में कोई डिसऑर्डर है, या क्रोमोसोम जो है, हमारा क्रोमोसोम कहाँ से हम आए हैं, हमसे पहले वाला ऑर्गेनिज्म जो थे उनके अंदर जो डीएनए था, हमारे अंदर जो डीएनए, उसमें डिफरेंसेस कैसे हुए, कितना डिफरेंसेस है, लोकेशंस और हमारी ह्यूमन हिस्ट्री इससे पता लगती है। तो ये इसके फीचर्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक हमारा बचता है वो है ह्यूमन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है, जो फोरेंसिक साइंस है ना, उसमें डीएनए मैच किया जाता है। सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया क्यों जाता है, डीएनए मैच करने के लिए। डीएनए मैच किस किस सीक्वेंस में होता है, पैटर्निटी टेस्ट के लिए। अगर किसी ने केस कर रखा है कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा लड़का है या लड़की है, तो बच्चों के बारे में अगर इस तरह से वो हो कि ये झूठ बोल रहा है कि इसका लड़का नहीं है या इसके ये पेरेंट्स नहीं है, तो पैटर्निटी चेक करने के लिए ये चीज की जा सकती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसका यूज किया जा सकता है। और किस चीज में यूज हो सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज हो सकता है, कोई मिसमैच ऑर्गेनिज्म है, कोई मिसमैच ह्यूमन है, मान लो कोई काफी सालों के बाद मिला है और उसकी आइडेंटिटी नहीं पता कि वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी पता करने के लिए, आइडेंटिटी पता करने के लिए यूज किया जा सकता है। और फिर अगर किसी की मान लो डेथ हो गई और ऐसी ब्रूचुअल डेथ है कि उसके अंदर उसका फेस रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, फेस रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो सकती, ऐसी डेथ है उसमें, तो मिस्टीरियस डेथ में भी
उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो डेड बॉडी है वो किसकी है, उसको पता लगाने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जा सकता है। और किसमें, अगर मान लो किसी ने मर्डर किया है या फिर कोई भी ऐसा क्राइम किया है और उस क्रिमिनल की वहां पर कोई सेल मिली है, तो उस सेल से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जा सकता है सेल को मैच करने के लिए, तो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भी, क्रिमिनल्स को उनको रोकने के लिए या फिर उनको पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए भी इस चीज का यूज किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डीएनए मैच किया जा सकता है इन चीजों में। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती कैसी है, अब इसके अंदर क्या किया जाता है, हमने क्या करना है, जो सेल है ना उसके अंदर जो जेनेटिकल मटेरियल है, उस जेनेटिकल मटेरियल को पहले बाहर निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेल के पास क्या क्या चीजें हैं जो डीएनए को छोड़कर बाकी जो भी चीजें उसको डिग्रेड करना है। जैसे उसके पास सबसे पहले क्या, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, उसमें प्रोटीन पड़ा हुआ है, लिपिड्स की बनी हुई लेयर है, न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है। अब इनमें से क्या है, तो हमने इसके ऊपर क्या डालना है, लाइपेज, और क्या डालेंगे, सेलुलेज, और क्या हम इसके ऊपर डालेंगे, प्रोटीज। ये सारी चीजों को डाइजेस्ट करते हैं। लाइपेज, लाइपेज क्या करते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, सेलुलोज को सेलुलेज डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को प्रोटीज डाइजेस्ट करते हैं, आरएनए डाल देंगे, आरएनए को डाइजेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, डीएनए। डीएनए नहीं डालना क्योंकि डीएनए तो हमें कंप्लीट चाहिए। अब डीएनए कंप्लीट, डीएनए मिलने के बाद फिर क्या करेंगे, इस डीएनए की हम छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं, एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से इसको स्पेसिफिक लोकेशन से कट कर देते हैं। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इसको स्पेसिफिक लोकेशन से कट कर देता है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके जो टुकड़े मिले हमने डीएनए के, ऐसे पीसेस मिल जाएंगे, छोटे बड़े ऐसे पीसेस मिलेंगे डीएनए के। अब इन पीसेस को हम एगारोज जेल में डाल देंगे। एगारोज जेल, एगारोज जेल के अंदर एगारोज सीक्वेंस हमने पढ़ी भी थी एक बार, फिर मैं दोबारा बता दूंगा एगारोज कैसे। एगारोज जेल के बाद क्या है, हमने इनकी डीएनए की अलग अलग ऐसी सीक्वेंस मिल जाएगी, कोई डीएनए कहीं होगा कोई कहीं उस एगारोज जेल में, इस तरह से हमें उसकी अलग अलग सीक्वेंस मिल जाएंगी। फिर क्या करेंगे, इसको हम नाइलॉन पेपर के ऊपर उतार लेंगे। नाइलॉन पेपर पर क्या करेंगे, इसकी जो जहां जहां पर ये लोकेशंस है उन लोकेशंस को उसके ऊपर ट्रैप कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ना, रेज से इसकी पिक्चर ले लेंगे। ये क्या हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है कि डीएनए की स्पेसिफिक लोकेशन से कट करने के बाद उसकी जो जो लोकेशन हमने मिली है ना उनकी हमने एक पिक्चर ले ली। ऐसा ही हम क्या करेंगे, अगर क्रिमिनल पकड़ना हमने तो उसकी जो सेल मिली है पहले उसके साथ किया, और फिर जो भी सस्पेक्ट्स हैं उनके साथ भी यही जो है ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। अगर ये सीक्वेंस किसी की सेम है इसका मतलब वो सेल उसी की है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी रोक सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं, या पैटर्निटी मैटरनिटी टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं इनको, या फिर कोई मिस हैपनिंग है, डेड बॉडी मैच करनी है, मिसमैच्ड ऑर्गेनिज्म जो वुमेन्स है उनमें इसका यूज किया जा सकता है एगारोज जेल का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स किस में इन्वॉल्व होती है, साउथर्न ब्लॉट्स एंड हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR हैज प्रूव्स इट इंक्लूडेड। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बोर्ड पेपर में पूछ लिया जाता है कि रेडियो एक्टिव लेबल्ड जो है ना VNTR में किसका यूज था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। साउथर्न ब्लॉट के अंदर किसका यूज किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट का। हाइब्रिडाइजेशन में किसका यूज किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही यूज होता है। ये सारी चीजें क्या है, डीएनए की सीक्वेंस का पता लगाने के लिए इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले क्या, डीएनए को आइसोलेट करते हैं, सेल के अंदर से सारी चीजों को डिग्रेड करके सिर्फ डीएनए को हमने बाहर निकालना है। फिर क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्टिव रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस। फिर क्या किया हमने, कंप्लीट जो हमारा डीएनए कंटेंट था, जो डीएनए कंटेंट है उस डीएनए कंटेंट को कि हमने छोटे छोटे पीसेस करवा लेने स्पेसिफिक साइट से, एंडोन्यूक्लियस से। फिर क्या करेंगे हमने, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोर्सिस। इलेक्ट्रोफोर्सिस क्या था, एगारोज जेल लेना है,
और इसके अंदर यहाँ पर वेल के अंदर हमने ये अपना डीएनए का कंटेंट डाल देना पीसीस। यहाँ पर लगा देंगे नेगेटिव चार्ज, इस तरफ लगा देंगे पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि आपको पता है डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। जो छोटे पीसीस होंगे डीएनए के वो यहाँ पर मिलेंगे हमने इस तरफ, जो बड़े पीसीस होंगे वो डीएनए के कहा मिलेंगे लास्ट में, इसमें इस तरफ नेगेटिव की तरफ। छोटे पीसेस जल्दी इस तरफ मूव कर जाएंगे और बड़े पीसेस इस तरफ मिलेंगे, तो इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या किया जाता है, ट्रांसफर ब्लोटिंग्स। जो ये ब्लोटिंग्स मिली है डीएनए के जो फ्रेगमेंट है इनको कहाँ डालेंगे, नाइलॉन सेट के ऊपर डाल देंगे। अब ये जितने भी ये पीसेस मिले इनके ऊपर नाइलॉन का पेपर डाल देते हैं, नाइलॉन की सेट डाल देते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि जो ये एगारोज जेल है ना यहाँ पर क्या भरा हुआ है, जो दूसरी जगह है ये जो प्लेसेस है ना यहाँ पर क्या भरा हुआ है, एगारोज जेल भरा हुआ है। इसके अंदर भरा हुआ है यहाँ पर एगारोज जेल, कंप्लीट इसके अंदर एगारोज जेल फिल है। इसके अंदर भरा हुआ है एगारोज जेल। ये ऐसे अब इस एगारोज जेल के अंदर हमने क्या किया है, ये हमारा एगारोज बेड है। यहाँ पर वेल के अंदर हमने क्या डाल रखा है, डीएनए का कंटेंट पड़ा हुआ। अब यहाँ पर हमारे डीएनए के पीसेस मिलेंगे ऐसे इस तरह से कुछ। तो अब इसको क्या करेंगे, हम नाइलॉन सेट के ऊपर निकाल लेते हैं, जिससे ये जो डीएनए की सीक्वेंस है ना, जहां जहां पर ये डीएनए के पीसेस है तो उनकी एज इट इज सीक्वेंस की पिक्चर बन जाती है इसके ऊपर। फिर उसको क्या करेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन यूज करके वीएनटीआर प्रोब के अंदर लेबल कर लेते हैं। इसके अंदर वीएनटीआर प्रोब क्या होता है, इसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की हेल्प से इसको यूटिलाइज किया जाता है, इसको स्टडी किया जाता है, इसको समझा जाता है कि कहाँ कहाँ पर हमने इसकी सीक्वेंस मिली है। डिटेक्शंस ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। और इनको फिर ऑटो रेडियोग्राफी से क्या कर लेते हैं, इसकी कंप्लीट एक्सरे निकाल लेते हैं इसका कि डीएनए की क्या सीक्वेंस हमने मिली उस सेल के अंदर। फिर नेक्स्ट जिसके साथ चेक करना उसके साथ फिर यही पॉइंट वापस रिपीट कर लेते हैं। ये क्या था, हमारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग था। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो होगा हम क्या कराएंगे अगली वीडियो में बेटा, हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक वीडियो लेकर आने वाले हैं, एक सीरीज कंप्लीट लेकर आने वाले हैं आपके एग्जाम से पहले। अगर उसमें आपकी 5 या 7 वीडियो रहने वाली है, 5 या 7 वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं ना, तो कोई बोलता हो बेटा कि 80% 90% कुछ भी नहीं, हम 100% का वादा दे रहे हैं। 100% मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस की वीडियो है उससे बाहर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम सीबीएसई है या एसबीएसई है या कोई स्टेट बोर्ड है, किसी में भी उससे बाहर नहीं आएगा। 100% का प्रोमिस है। अगर वो सीरीज आप कंप्लीट देख लेते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। जब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।